नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम एमए फाइनल के भारतीय राजनीति व्यवस्था एवं शासन व्यवस्था के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और इसके अंतर्गत भारतीय संविधान के अंतर्गत जो संशोधन व्यवस्था की गई है, संशोधन का जो उपबंध किए गए हैं उन पर हम बात करते हैं। और संशोधन की जो व्यवस्था की गई है भारतीय संविधान के अंतर्गत के संविधान में कैसे संशोधन किए जा सकते हैं, जो संविधान बनाया है उसके अंतर्गत, क्योंकि समय अनुसार संशोधन किया जाना भी एक अनिवार्य चीज़ होती है। तभी हम अपने संविधान को एक अनुकूल या व्यवहारिक संविधान बना सकते हैं। तो इसके लिए अनुच्छेद 368 के अंतर्गत प्रावधान किए गए हैं भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए। और भाग 20 जो है भारतीय संविधान का, वो इसकी व्यवस्था करता है, जिसमें कि अनुच्छेद 368 है। तो इसके अंतर्गत जो व्यवस्था है वो कि संसद अपनी संविधायी शक्ति के द्वारा प्रयोग करके संशोधन कर सकती है, संसद के द्वारा संशोधन किया जा सकता है। हालांकि संसद पर ये प्रतिबंध भी है कि वो भारतीय संविधान का जो संघीय ढांचा है, मूल ढांचा है, उसमें संशोधन नहीं कर सकती है। उस पर ये एक सीमा निर्धारित कर दी गई है। केशवानंद भारतीय जो वाद हुआ था 1973 के अंतर्गत, उसमें ये इस तरीके की एक सीमा निर्धारित कर दी गई थी कि भारतीय संविधान कि जो मूल ढांचा है, संघीय ढांचा है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन या उसको समाप्त करने का परिवर्तन संसद नहीं कर सकती है। तो कुल मिलाकर के यह है कि संसद ही संशोधन का कार्य कर सकती है और इसमें यह ध्यान रखा जाएगा कि भारतीय संविधान का मूल ढांचा किसी प्रकार से प्रभावित न हो, वो बना रहे उसी तरह। और अन्य किसी भी तरीके का संशोधन संसद के द्वारा किया जा सकता है। संशोधन की जो प्रक्रिया है उसकी प्रमुख बातें इस प्रकार से हैं कि संसद के किसी भी सदन में संशोधन विधेयक को रखा जा सकता है, वो चाहे राज्यसभा में रखें चाहे लोकसभा में रखें, किसी भी सदन में इसको रखा जा सकता है। और ऐसे विधेयक को चाहे तो सरकारी तौर पर मंत्री रख सकता है या गैर सरकारी सदस्य भी इसके अंतर्गत संशोधन विधेयक को रख सकता है। इसमें पूर्व राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति होता है उसकी पूर्व सहमति की भी आवश्यकता नहीं होती है। तो जो भी संशोधन किया जाता है जाने का शुरुआत की जाती है वो किसी भी सदन से की जा सकती है। और मंत्री या गैर जो सदस्य होता है वो गैर सरकारी सदस्य भी इसको रख सकता है सदन के अंतर्गत, इस पर विचार करने के लिए। दोनों सदनों से अलग अलग उसे पारित होना जरूरी होता है और उसके जो पारित होता है उसमें दोनों ही सदनों की जो विशेष बहुमत होता है उस बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। जैसा बिल होता है, जैसा विधेयक होता है, उसी तरीके से उसका बहुमत निर्धारित किया हुआ है। और विशेष तौर से इसमें जो ज़्यादातर जो है विशेष जो बहुमत होता है उसके द्वारा संशोधन किए जाते हैं। कुछ मामलों में बहुमत से किया जाता, साधारण बहुमत से, कुछ मामलों में विशेष बहुमत से और कुछ मामलों में विशेष बहुमत के अलावा राज्यों की सहमति लेनी होती है। तो इस तरीके से मूलतः संसद के द्वारा सारे संशोधन किए जा सकते हैं। संशोधन दोनों सदनों में अलग अलग पारित होना चाहिए, ये अनिवार्य है। संयुक्त अधिवेशन का इसमें कोई प्रावधान नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें यदि विवाद दोनों सदनों के बीच में हो जाता है तो संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाएगा। वो विवाद होने पर वो वहीं पर रोक दिया जाएगा या वो समाप्त हो जाता है। तो इसके अलावा जो यदि विधेयक संविधान के संघीय व्यवस्था में किसी प्रकार का संशोधन करता है, ऐसा मामला है, तो इस ऐसे मामले में संसद के विशेष बहुमत के साथ में विधानमंडलों की संस्तुति लेना भी अनिवार्य होती है। राष्ट्रपति की अंतिम रूप से जब दोनों सदनों से पारित हो जाता है तो इसको फिर राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है और राष्ट्रपति को इस पर सहमति देनी होती है। वो इसको वापस नहीं कर सकता है, ना ही पुनर्विचार के लिए, ना ही वो अपने पास में इसको रोक सकता है। तो ये भी प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है।
और इसके अलावा जो है राष्ट्रपति की सहमति के बाद विधेयक एक अंतिम रूप से जो है वो अधिनियम बन जाता है और संविधान के अंतर्गत इसको जोड़ दिया जाता है। तो ये मूल मुख्य इसकी बातें हैं। और इसमें जो हमारे जो संविधान है उसमें संशोधन करने की जो प्रक्रिया है उसको 3 भागों में बांटा हुआ है। 3 प्रकार से संशोधन किए जा सकते हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत। तो पहला जो नियम है वो यह है कि संसद के साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन किया जा सकता है किसी कुछ मामलों के अंतर्गत। उन पर हम बाद में चर्चा करेंगे। दूसरे प्रकार का जो संशोधन होता है उसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, जिसमें 2/3 विशेष बहुमत में 2/3 बहुमत आता है। 2/3 बहुमत के द्वारा पारित किसी विधेयक को दोनों सदनों के अंतर्गत पारित माना जाता है। और तीसरे प्रकार का जो संशोधन प्रक्रिया होती है वो विशेष बहुमत के साथ, यानी कि 2/3 बहुमत संसद के द्वारा पारित करने के बाद में आधे राज्यों की संस्तुति, वहाँ की विधानसभाओं की स्वीकृति या संस्तुति लेनी होती है, तभी जा कर के उसको मान्य माना जाएगा। और ऐसे जो मामले होते हैं वो संघीय ढांचे से संबंधित होते हैं और उनमें आधे राज्यों की स्वीकृति लेने की बात होती है। तो इस प्रकार से हमारे जो भारतीय संविधान के अंतर्गत 3 प्रकार से संशोधन करने की व्यवस्था की गई है। और जो साधारण मामले होते हैं कि साधारण बहुमत से जो जिनमें संशोधन किया जा सकता है वो इस प्रकार से हैं कि नए राज्यों का प्रवेश दिया जाना हो, नए राज्यों का गठन किया जाना हो, नए राज्यों का निर्माण किया जाना हो, उनके जो सीमाएं निर्धारित की जानी हो, उनके नाम में परिवर्तन किया जाना हो, ये मामले इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा विधान जो परिषद होती हैं, किसी राज्य की विधान परिषद होती है, उसके निर्माण करना हो या उसकी समाप्ति करनी हो, ऐसे मामले भी इसके अंतर्गत आते हैं साधारण बहुमत से पारित करने के लिए। दूसरी जो अनुसूची है जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, न्यायाधीश की जो परिलब्धियां होती हैं, उनके वेतन वगैरह होते हैं, और उनको या उनके लिए अच्छे जो अधिक विशेषाधिकार दिए जाने हो या उनके लिए लाभ दिया जाना हो, तो ऐसे मामलों में भी साधारण बहुमत से पारित किया जाता है संशोधन। इसके अलावा जो संसद की गणपूर्ति से संबंधित नियम हो, उसका मामला हो, संसद के सदस्यों को वेतन निर्धारण का मामला हो, संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग से संबंधित मामला हो, न्यायाधीशों के लिए उनकी संख्या का निर्धारण करने से मामला हो, राजभाषा का प्रयोग करने से संबंधित मामला हो, संसद के जो सदस्य हैं और उनकी जो समितियां हैं उनके लिए विशेषाधिकार देने से संबंधित मामला हो, तो इन मामलों के अंतर्गत साधारण बहुमत से ही बिल को पारित कर दिया जाता है, संशोधन विधेयक को पारित किया जा सकता है। और इसके अलावा जो सर्वोच्च न्यायालय होता है उसके जो न्याय क्षेत्र होता है उसको ज़्यादा महत्व दिया जाना हो, नागरिकता प्राप्ति या समाप्ति से संबंधित मामला हो, केंद्र शासित प्रदेशों का जो प्रशासन है उससे संबंधित मामला हो, संसद और विधान मंडल के चुनाव से संबंधित मामला हो, निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्माण करने से संबंधित मामला हो, तो इन मामलों के अंतर्गत और अनुच्छेद जो 5 है, अनुसूची 5 है और 6 है, उनके संबंध में कोई मामला हो, तो ऐसे जो विधेयक होते हैं उन विधेयकों को संसद साधारण बहुमत से पारित कर सकती है, उन पर को पारित करके और राष्ट्रपति के पास में भेज सकती है और उसके अधिनियम को बना सकती है। तो ये जो मामले होते हैं इनमें साधारण बहुमत की ही आवश्यकता होती है। तो ये पहले प्रकार का जो संशोधन प्रक्रिया है वो भारतीय संविधान की है। दूसरे प्रकार की जो संशोधन प्रक्रिया है वो इस प्रकार से है कि संसद का विशेष बहुमत लेना होता है। प्रत्येक सदन को विशेष बहुमत से बिल को पारित करना होता है, तभी जा कर के वो पारित माना जाएगा। और विशेष बहुमत होता है 2/3 बहुमत होना चाहिए। जो वोटिंग कर रहे हैं संसद सदस्य वो 2/3 बहुमत से उसको पारित करें। और इसके अंतर्गत भी जो कुल संख्या है सदन की
उस कुल संख्या का बहुमत होना भी चाहिए। दोनों बातें हैं कि जो कुल संख्या है उसका बहुमत बहुमत होना चाहिए। दूसरा, जो उपस्थित हैं, जो वोटिंग कर रहे हैं, उनका 2/3 बहुमत मिलना चाहिए, तभी जा करके ऐसे बिल को सदन में पारित माना जाएगा। तो दोनों ही सदनों में इसी विशेष बहुमत से पारित वो होना चाहिए, तभी जा करके वो पारित हो पाएगा या उसको पारित माना जाएगा। इसके अलावा जो ऐसे जो मामले होते हैं, इनमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? इनमें आते हैं जैसे मूल अधिकार से संबंधित मामला हो, नीति निर्देशक से संबंधित मामला हो, और वे सब प्रावधान जो प्रथम प्रकार की संशोधन प्रक्रिया है, और इसके अलावा जो तीसरे प्रकार की जो संशोधन के जो मामले हैं, तीसरे प्रकार के जो संशोधन प्रक्रिया के अंतर्गत जो मामले दिए हुए हैं, उनके अलावा जितने भी संशोधन किए जाते हैं वो ज़्यादातर इस दूसरी प्रकार की जो संशोधन प्रक्रिया है इसके अंतर्गत ही किए जाते हैं। इन सब का संशोधन ये 2/3 बहुमत और प्लस सदन का पूर्ण बहुमत, संख्या का पूर्ण बहुमत होने पर ही इसको पारित माना जाएगा। ये सारे प्रक्रिया इसके अंतर्गत की जाती है। फिर तीसरी जो प्रकार की जो संशोधन प्रक्रिया है उस पर हम बात करते हैं। तीसरी प्रकार की प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जो संघीय ढांचे से संबंधित मामले होते हैं, संविधान के जो कार्य उपबंध होते हैं, उनमें यदि किसी प्रकार का संशोधन किया जाता है तो विशेष बहुमत के साथ में आधे राज्यों की सहमति होना जरूरी होते हैं। ये तीसरे प्रकार की प्रक्रिया के अंतर्गत, और इसमें जो मामले आते हैं वो इस प्रकार से आते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन और उसकी प्रक्रिया से संबंधित कोई विधेयक हो, केंद्र और राज्य की कार्यकारिणियों की शक्तियों का विस्तार करने से संबंधित मामला हो, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों से संबंधित कोई मामला, उनके शक्तियों से संबंधित कोई मामला हो, केंद्र राज्यों के बीच में जो विधायी शक्तियां हैं उन शक्तियों के विभाजन से संबंधित कोई मामला हो, 7वीं अनुसूची के से संबद्ध कोई मामला होता है, उसके अंतर्गत संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व देने से संबंधित कोई संशोधन विधेयक हो, संविधान में संशोधन करने की जो संसद की शक्ति है, यानी कि अनुच्छेद 368 से संबंधित यदि कोई मामला होता है तो उसके अंतर्गत उसमें कोई चेंज करना होता है तो उसके अंतर्गत संसद के विशेष बहुमत के साथ में आधे राज्यों की सहमति होना चाहिए, और आधे राज्यों की सहमति के अंतर्गत वहाँ की जो विधानसभाएं हैं वो विधानसभाएं बहुमत से विधेयक को पारित करके या संस्तुति दे करके अपनी अनुमति देती हैं, सहमति देती हैं, तभी जा करके ऐसा बिल पारित हो सकता है। तो संघीय ढांचे से संबंधित जो मामला होता है उस मामले के अंतर्गत विशेष बहुमत के साथ में आधे राज्यों की सहमति होना जरूरी है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार की संशोधन प्रक्रिया भारतीय संविधान के अंतर्गत की गई है। और संसद यद्यपि बहुत सारे विद्वानों ने बहुत सारे इनके भारतीय संविधान की जो संशोधन प्रक्रिया उसके बारे में आलोचना की भी बात करते हैं कि इसमें जो है एक संविधान सभा होनी चाहिए जो संशोधन से संबंधित विचार विमर्श करे, और उसके द्वारा ही सहमति दी जानी चाहिए, उसके द्वारा ही ऐसे बिलों को पारित किया जाना चाहिए संसद के बजाय उनको संविधान सभा के द्वारा। जैसे कि अमेरिका में ऐसी व्यवस्था की गई है, और अमेरिका में ये भी व्यवस्था की है कि राज्य विधानमंडल के 3/4 जो हैं उनसे अनुमति ली जाती तभी जा कर के कोई बिल पारित होता है, और अनिवार्य रूप से उनसे लिया जाता है, जबकि हमारे यहाँ पर कुछ मामलों में ही जो राज्य के विधानमंडल हैं उनसे सहमति ली जाती है। तो इसके अलावा जैसे गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो उसमें अधिवेशन संशोधन को समाप्त हो जाता है, तो उसके बारे में भी कोई चीज़ स्पष्ट होनी चाहिए। राष्ट्रपति को पुनर्विचार करने का कोई अधिकार नहीं, लौटाने का कोई अधिकार नहीं दे रखा है, तो ये भी एक खामी इसमें देखी जा सकती है। न्यायालय में इसकी चुनौती के संबंध में भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है, यद्यपि मूल ढांचे को लेकर के चुनौती दी जा सकती है, परंतु स्पष्ट रूप से कोई बात नहीं कही गई है संविधान के अंतर्गत, तो ये भी एक आलोचना का कारण बनता है। तो अनेक उनके बाद भी भारतीय संविधान की जो प्रक्रिया है वो भारतीयता के अनुकूल है, भारतीय व्यवस्था के अनुकूल है। तो ये संशोधन प्रक्रिया भारतीय संविधान के अंतर्गत दी हुई है, और संसद इसमें प्रमुखतः सारे संशोधनों को करती है।
आज इतना ही, बाकी का आगे। धन्यवाद।